हम बात करते हैं पेगाससिया से। हेलो। 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 मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, अपना माइक मुंह के करीब करें। अब यहाँ सही आ कोई रही है? हैंड फ्री है, वो लगा लें या उतार दें जो लगी हुई है। अच्छा अब जी, सही। क्या बात अब करेंगे? जी, बड़ा सिंपल सा मेरा सवाल था। अगर आप आई डोंट नो, आप रेडिट ब्राउज करते हैं इतना, या ट्विटर वगैरह, अब तो खैर एक्स है, वो आप इतना ब्राउज करते हैं नहीं, बट यूजुअली मैंने सेंटिमेंट देखा है, मे बी बायस हो, सिलेक्शन बायस, बट यूजुअली मैंने देखा है कि जो राइट विंग पोजीशंस हैं मोस्टली ऑन थिंग्स लाइक रेस, अपोर्शन और भी डिफरेंट चीज़ें, वो मोस्टली इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट होती हैं काफ़ी। मतलब एज अ लेफ्टिस्ट इट इज़ वेरी इजी टू डिसमेंटल मैनी राइट विंग पोजीशंस ऑन दीज इश्यूज। तो फिर मेरे दिमाग में सवाल ये उठता है कि एंड डू यू थिंक कि are there any right wing positions that you think are valid or even remotely defensible, yeah, is all of it just intellectual hokum? यार, आप जो बात कह रहे हैं ना, वो आप बात बिल्कुल 100% ठीक कर रहे हैं। ठीक है। और बहुत सी इनकी पोजीशंस ऐसी हैं जो कि असल में ना, लॉजिकल डिकंस्ट्रक्शन तो उन सब बातों की हमेशा से हो रही है, मगर अब वो बातें साइंटिफिकली भी इनएक्यूरेट साबित होना शुरू हो गई हैं सारी की सारी ना। राइट। ठीक है। इवन कि अगर आजकल आप इनको देखें तो ट्रांसजेंडर्स का जो इशू है ना, और होमोसेक्सुअल्स वाला तो खैर अब राइट विंग भी मानने लग गया कि होमोसेक्सुअल्स वाकई होते हैं। इनके पास दो ही इश्यूज रह गए हैं, एक ट्रांसजेंडर और एक अबॉर्शन। बिल्कुल। ठीक है। और इवन के अब ट्रांसजेंडर्स वाले इशू पे भी ना साइंटिफिकली ये डिफीट होने लग गए हैं, और अगले बिल्कुल 5-7 साल में इनके पास वो भी नहीं रहना। ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि जो लेटेस्ट रिसर्च सामने आ रही है उससे हमें ये बात 100% पता लग गई है कि ट्रांसजेंडर होना भी एक नेचुरल बात है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। आपका हाँ। जेंडर एक बिल्कुल हाँ। अलग चीज है। जेंडर, और बात यह है कि वो भी फिजिकल है जेंडर भी, क्योंकि बिल्कुल ट्रांसजेंडर बिल्कुल। लोगों के ब्रेन जो है वो फीमेल ब्रेन है। ये बातें अब यस। साबित हो रही हैं। ठीक एक है। एक्चुअल ब्रेन में डिफरेंस होता है, एक्चुअल हाँ। फिजिकल डिफरेंस। एक्चुअल। इवन के आपके जो डिफरेंट ब्रेन रीजन्स हैं, वो औरतों से ज्यादा मिलते हैं ट्रांसजेंडर मर्दों के, जो ये कहते हैं, मतलब उनको मर्द भी कहना, आई थिंक आई एम यूजिंग द रॉन्ग लैंग्वेज। ठीक है। तो ठीक है। वो क्या करते हैं, उनके ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स, दे एनाटॉमिकली रिजेंबल फीमेल्स। बिल्कुल सही बात है ये, ये बिल्कुल। उनके कॉर्टिकल थिकनेसेस जो हैं वो औरतों जैसे हैं, जैसे नियोकॉर्टेक्स की जो थिकनेस है औरतों की ज्यादा थिक होती है, सही। वो उनकी औरतों जैसी होती है। और मेल्स का जो मीन है या एवरेज है उससे बहुत दूर होती है, फीमेल एवरेज के करीब होती है वो हमेशा। सही। खैर गालिब, डालिए। मेरा एक क्वेश्चन इसमें इसमें मेरी जी जी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो अब बात यह है कि हम, जैसे कि मैं अब यहाँ पे रॉबर्ट स्पॉल्स्की को कोट करूंगा। स्पॉल्स्की क्या कहता है? स्पॉल्स्की ये कहता है कि यार, अगर आपके पास टेस्टिकल्स हैं, आपके पास पीनस है, ठीक है, आप सेक्सुअली एनाटॉमिकली आपका एक्स 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 के बजाय एक्स वाई क्रोमोसोम है, मगर आपका ब्रेन जो है वो फीमेल की तरह है, तो सेक्स जो है वो फिजिकल एनाटॉमी पे बेस होना चाहिए, या फिर जैसे इंसान फील करता है उस तरह होना चाहिए? भाई, इंसान के पूरी बॉडी में जो उसकी सोच को बनाता है वो क्या है? वो उसका ब्रेन है भाई। बिल्कुल ठीक है। सही। तो अब एक बंदा जिसके सारे एनाटॉमिकली वो मेल है, और उसको ब्रेन के स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि वो सारा कुछ ये दिखा रहा है कि आप फीमेल हैं, वो आपको बता रहा है कि आप फीमेल हैं, और अब ये रिसर्च भी हो गई है कि वो वाकई उसका ब्रेन डिफरेंट है। ठीक है। अब उस बेचारे को फील ये हो रहा है कि फीमेल है, तो आप उसको फिर मेल बनाने पे कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं? क्योंकि उसका दिमाग नहीं मान रहा ना। नहीं, बिल्कुल जुल्म है फिर ये तो। जुल्म हाँ, है। तो ये तो उसका जुल्म है। तो आई थिंक कि वो जिस तरह से कंफर्टेबल है, अगर वो क्रॉस ड्रेसिंग कर रहा है, वो ये चाह रहा है कि मैं उसे मैडम कहूं, तो भाई मुझे तो कोई मसला नहीं होगा। मैं पहले ही आपको कई बार ये बातें कह चुका हूं कि मुझे किसी ट्रांसजेंडर को मैम कहने में कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी कंफर्ट के लिए, मैं मेरे अंदर इतनी ह्यूमैनिटी है कि उसकी कंफर्ट के लिए मैं अपनी जुबान से कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर सकता हूं जो उसके लिए कंफर्टेबल है। ठीक है। मगर अब बात ये सामने आने लगी है कि ये तो भाई उनकी न्यूरोलॉजी ही डिफरेंट है, तो हम अब उनको कैसे कह सकते हैं कि तुम मर्द बन जाओ? ठीक है।
तो ये चीजें, ये जो एक आखिरी इनके पास बेस्टियन था ना जिसे ये डिफेंड कर रहे थे, आप देखिएगा कि अगले 4-5 साल में ऐसे ये डीथ्रोन होने वाला है ना साइंटिफिक बेसिस के ऊपर, न्यूरो साइंस और जेनेटिक्स की बेसिस पे, कि इनके पास कुछ भी नहीं बचना। ये फिर अबॉर्शन ही लगे रहेंगे हर जगह। और अबॉर्शन का जो इशू है ना वो औरतों का इशू है, और औरतों ने जिस दिन ये डिसाइड, औरतें कर रही हैं डिसाइड ऑलरेडी। अब यूएस में औरतें रेड स्टेट्स की भी अबॉर्शन का राइट ना होने पे बड़ी ऑफेंडेड बिल्कुल, ये अभी मेरी हाँ। एक फ्रेंड है, मेरी एक लेफ्टिस्ट फ्रेंड है, अबॉर्शन इन्फ्लुएंसर नाम है उनका, वो एक्टिविस्ट है यूएस में। उन्होंने बताया कि इवन रिपब्लिकन वुमेन जो अभी टेक्सास में और फ्लोरिडा में जो अबॉर्शन ओवरटर्न हो गया ना, वो उस पे गुस्सा है, और वो जून 24 को एक मार्च होने वाला है, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, रिपब्लिकन वुमेन। एग्जैक्टली यही बात है। टाली, सॉरी मैंने आपको काट दिया था। गालिब, क्वेश्चन मेरा सिंपल सा ये था, एक तो इसके ऊपर एक दो और मसले भी हैं जो मेरे ख्याल में डिस्कस होने चाहिए। एक तो ये कि अभी कुछ स्टेट्स के अंदर मेरे ख्याल में लॉ है या अलाउड है कि अंडर 18 जो बच्चे हैं वो थेरेपी से गुजर सकते हैं। आपको पता है हार्मोन, देयर सर्टेन आपको हार्मोन्स दिए जाते हैं ट्रांसजेंडर में, जो कि कुछ लोग ऐसे भी बाद में आए हैं जिन्होंने रिग्रेट किया, जिन्होंने बचपन में लिए थे। एज एन एग्जांपल, अंडर 18 12-13 इयर्स की एज में वो कहते हैं कि हम ट्रांसजेंडर हैं, वी नीड दिस। तो एक तो इसमें आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी लॉ के अंदर कि किस एज में एज अ ह्यूमन यू विल मेक अ डिसीजन ऑन योर बॉडी। मीनिंग आई थिंक सो आप इवेंचुअली लाइक मे बी अभी तक इसको नहीं अभी तक फॉर्मलाइज किया गया, लेकिन हो सकता है कि अगले कुछ सालों में इस चीज को फॉर्मलाइज भी किया जाएगा। अगर इवन इफ यू फील एज अ फीमेल younger, like from a different gender, you cannot do all those surgeries or all those treatments. अरे वो सर्जरीज वाली बात हम नहीं कर रहे, उसके लिए जारी बात है कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कर रहा हूँ कि राइट विंगर ये कहते हैं, राइट विंगर ये कहते हैं कि ट्रांसजेंडर लोग जो है ना वो मकर करते हैं। नहीं, दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता आप दोनों से जो आपने पढ़ा है कि एक तो हमेशा से लोग होते हैं जो होते हैं कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज ऑलवेज गे, सर्टेन I'm assuming that there is certain percentage जो ट्रांसजेंडर है। अब जो असल में कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये भी कि ये परसेंटेज बहुत बढ़ गई है। अब अगर आप जेन जी के अंदर जाएं तो ये ट्रांसजेंडर की मूवमेंट की जो परसेंटेज है इट्स वेरी हाई। या फिर ये भी हो सकता है कि जेन जी क्योंकि इतनी ओपन माइंडेड है, उनको क्लोजेट से बाहर आने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। नहीं, लेकिन नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे अब आपको जो प्रॉब्लम कई जगह पे आ रही है कि लाइक is this more the culture influencing the kids to change their mind, और या लोगों को encouragement हो रही है या कि वो genuinely like they are, क्योंकि people reverse भी हो जाते हैं ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Anyways, that's another point to consider जो लोगों को प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ एक बात डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा अपना कोई इसमें पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। ओके, मेरा इस पे सिर्फ एक सिंपल ये है, आप इसको रिवर्स करके देखें और आप इसको ऐसे सोचें कि पहले जो कल्चर था जो कि काफी ट्रांसफोबिक, काफी होमोफोबिक था, वो लोगों को खुद को एक्सप्रेस करने से वो अलाउ ही नहीं करता था, वो आपको सोसाइटी से शन करते थे वो लोग। तो द फैक्ट कि अब जेन जी एक बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड जनरेशन है रिलेटिवली स्पीकिंग टू प्रीवियस जनरेशंस, अब जो हमें पता चलता है कि ट्रांसजेंडरिज्म कोई ऑब्सक्योर मेड अप चीज़ नहीं है, इट्स अ रियल थिंग। और अब अगर लोग क्लोजेट से बाहर आते हैं ज़्यादा, तो इट मीन्स कि वी नीड टू लुक एट दिस फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इसका मतलब है कि ट्रांसजेंडरिज्म इज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमैनिटी देन वी फर्स्ट थॉट। बस ये कल्चर की बात थी कि हम पहले एक्सेप्टिंग नहीं थे, अब हम एक्सेप्टिंग हो गए हैं रिलेटिवली स्पीकिंग। हाँ, एनीवेज इसके ऊपर रिसर्च आई वुड बी इंटरेस्टेड टू नो। सेकेंडली अगर आप थाईलैंड होगी, इस पर रिसर्च होगी, मगर बात जो इधर की है ना पैगासस ने, वो यही बात है कि होमोसेक्सुअल्स भी तो छुपे थे ना दुनिया में। कितने होमोसेक्सुअल्स जो थे वो छुपे ही रहते थे और उनको क्रिमिनलाइज कर दिया जाता था और फिर लोग उसके डर की वजह से बाहर ही नहीं आते थे। आई थिंक कि अभी भी राइट विंग इसको ओवर एग्जैजरेट कर रहा है। मेरे ख्याल में ट्रांसजेंडर्स की जो मैंने रिसेंटली जो पढ़ा है कि ट्रांसजेंडर कितने लोग होते हैं, 100 में से 1 इज बेसिकली ट्रांसजेंडर, ठीक है। 100 में से 3 से 5 इज होमोसेक्सुअल, ठीक है। और 100 में से 12 इज वो उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। इवन के कुछ सोसाइटीज में 12 से 20 के दरमियान है जी, राइट, बाइसेक्सुअलिज्म, ठीक है। और ये नहीं है कि जो स्टैटिस्टिक्स में आपको बता रहा हूं सब जगहों पर यही सही है,
कई जगहों पे स्टैटिस्टिक्स इससे बहुत डिफरेंट हैं। ठीक है, अब जैसे एक सिंपल बात है, डोमिनिकन रिपब्लिक में एक हाई एल्टीट्यूड पे एक ट्राइब रहता है, ठीक है, हाँ वो ट्राइब का क्या खाता है, उस ट्राइब का चक्कर ये है कि वो एक बहुत ही इनब्रेड पॉपुलेशन है, वो सारी की सारी ना, वो कोई एक ही डिसेंडेंट से पीछे चलते हुए आ रहे हैं, बहुत ही स्मॉल ग्रुप के डिसेंडेंट्स। उनमें एक बड़ी ही अजीब सी बात है, ठीक है, वो ये बात है कि एक लड़की पैदा होती है, वो लड़की ही होती है, जब वो प्यूबर्टी हिट करती है तो उसका पीनस ग्रो कर जाता है और वो लड़का बन जाती है। ठीक है, उनमें तकरीबन 5 से 10% लोगों के साथ ये होता है। ठीक है, यानी इतना बड़ा इंसिडेंस है उनके अंदर। और उनके अंदर ये सेइंग है कि कहीं when you hit puberty sometimes you get acne and sometimes you grow a penis। ठीक है, उनमें लिटरली ये सेइंग है उन लोगों में, और उन लोगों में ये चीज बड़ी एक्सेप्टेबल है। बड़ी ठीक है, fascinating और है। उन लोगों में ट्रांसजेंडर बिहेवियर जो है वो भी ज्यादा है। अब मसला ये है कि ये सारी वो चीजें हैं, देखें ह्यूमन ब्रेन, अब सबसे ज्यादा राइट विंग का क्या प्रोपेगेंडा है भाई, XX इज फीमेल, XY इज मेल। 10th ग्रेड की बायोलॉजी। इससे बड़ा कोई बकवास ही नहीं है दुनिया में। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भाई सेक्सेस सिर्फ XX और XY नहीं है, सेक्सेस XXY भी हैं, XXYY भी हैं, ठीक है, XYY वो X, इस तरह करके कई सेक्सेस हैं। कई लोग हैं जिनके पास X और Y क्रोमोसोम्स की 2-2 कॉपीज हैं। कई ऐसे हैं जिनके पास X क्रोमोसोम की 2 कॉपीज है, Y क्रोमोसोम की 1 कॉपी है। कई ऐसे हैं उनके पास X क्रोमोसोम की 3 कॉपीज हैं। ठीक है, एक बंदा 70 साल का बुढ़ा था, पड़पोते हो गए थे उसके, पोते पड़पोते। एक दिन उसको पेट में दर्द होती है, हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर उसको बताता है कि यार तेरे पेट में तो पूरी फ्लोपियन ट्यूब्स हैं। चलो भाई। ठीक है, और उस बेचारे को पूरी जिंदगी पता ही नहीं है, वो अपने आप को मेल ही समझ रहा है, और पता चला वो इंटरसेक्स है। ठीक है, तो ये इन्होंने जो डॉगमा इन्होंने फैलाया, पॉल्स्की तो ये कहता है कि मेल और फीमेल सेक्सेस सिर्फ होना, ये बायोलॉजी का डॉगमा है। ये चीज बहुत पहले, पिछली 1.5 सदी पहले हमने कहा था कि मेल और फीमेल होते हैं सिर्फ, जब हमें पता ही नहीं था। उसके 100 साल बाद जेनेटिक्स आती है, उसके बाद अब न्यूरोसाइंस तो अभी शुरू हो रही है भाई, जेनेटिक्स और खासतौर पे एपिजेनेटिक्स और न्यूरोसाइंस तो अब शुरू हो रही है, और अब हम ये बातें सारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बात ये है कि ब्रेन डिफरेंट होता है, ब्रेन में हार्मोन्स का इंसिडेंस मां के पेट में अगर डिफरेंटली हो जाए तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाती है। इवन के ट्रांसजेंडर भी लोग इस वजह से बनते हैं। ठीक है, सब्सटेंशिया सर आएंगे तो वो आपको और भी बातें इस बारे में बताएंगे, बहुत सारी बातें। गालिब सर, ये तो एक न्यू मतलब न्यूरोसाइंटिफिक मॉडल यही है कि सेक्सुअलिटी और आपकी क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए, आपका जेंडर, इट्स बेसिकली अ पैटर्न, वो इट्स अ स्पेक्ट्रम, एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है ये। इट्स नॉट अ बाइनरी, इट्स नॉट अ ट्राइनरी। ये मगर इसमें ये पॉइंट है ना, अगर आप कहते हैं कि जेंडर एक स्पेक्ट्रम है, मैं मान लेता हूँ बात, लेकिन फिर अगर आपको या तो फिर हमें कुछ नई टर्म बनानी पड़ेगी। जेंडर एक तो ऑलरेडी बन चुकी है ना, या फिर आप एक नई टर्म बनाएं कि फॉर एग्जांपल जो लोग जिनका यूट्रस है, लेट्स से आप, एक तो वो वन ऑफ केसेस हो गए मेजॉरिटी केसेस में, और एक जिनका लेट्स से जिनके मेल ऑर्गन्स हैं, जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, फिर उनको आपको एक नया कैटेगरी बनानी पड़ेगी। फिर वो तो ऑलरेडी बन चुकी है ना डाली, उनको हम असाइंड फीमेल एट बर्थ, असाइंड मेल एट बर्थ। वो तो मुझे पता है, अभी बच्चे पैदा होते हैं अमेरिका में, उनको कहते हैं जेंडर असाइंड एट बर्थ, वो जेंडर नहीं बोलते। अब तो वो लिखा होता है लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी। वो ये सब बातें हो रही हैं। इसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग एक टॉपिक और है जिसको थोड़ा बहुत टच करें, डिसेबिलिटी। राइट विंग भी बहुत तरह के आइडियाज़ डिसेबिलिटी को लेके भी देता है। ठीक है, मुझे क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम इस्लाम का आइडिया नहीं है, बट हिंदुइज्म में ये कहा जाता है कि इस्लाम का आइडिया है। हाँ, तो ये कहा जाता है कि हिंदुइज्म में ये कहा जाता है कि डिसेबिलिटी जो है आपको इसलिए होती है कि आपने प्रीवियस बर्थ में जो सिन किए थे उसके कारण है करके। और ठीक है, और ये आइडियाज़ अभी भी इंडिया के विलेजेस में बहुत प्रेवलेंट है। ठीक है, डिसेबिलिटीज़ को लेके। और अभी भी हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर और ये लोगों को लेके समझ तो डेवलप नहीं हुई, लेकिन डिसेबिलिटी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ट्रांसजेंडर्स को चलो समाज से अलग कर देते हैं, ये समाज में भी रह के भी ये एक तरह से इनविजिबल माइनॉरिटी एक तरह से हैं ये लोग। सर आप ये देखें कि मैंने एक बात ऑब्जर्व की, जो ये ईस्ट एशियन कल्चर्स है ना, थाई हो गए, वियतनामीज हो गए, आप कभी इनके मुल्कों में जाएं, मुझे नहीं, अक्सर लोग इत्तेफाक तो इनके यहाँ बड़ा ओपन है ये चीज़। थाईलैंड में तो आप परेशान हो जाते हैं जाके, वो
वो जो लेडी बॉयज हैं वो तो मशहूर भी है उनके, लेकिन लाइक एनीवेज वहां पे ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है कंपेयर टू अस, हाँ कुछ और कुछ वहां पे बहुत ज्यादा सोसाइटीज है, वहां पे आपको नजर बहुत ओपनली आता भी है। कुछ अच्छा, सोसाइटीज इस डॉक्टर मामले वुल्फ में ने बहुत कहा conservative हैं। गालिब कमाल सेक्स इज अ बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, जेंडर आइडेंटिटी इज अ सोशल स्पेक्ट्रम। डॉक्टर वुल्फ, मैं ये कहूंगा कि जो जेंडर की आइडेंटिटी है ना, उसकी बेसिस भी असल में बायोलॉजिकल ही है, यस, न्यूरोलॉजिकल है, जेनेटिक है। ठीक है, हम ये नहीं ये जो असल में ये जो माइंड बॉडी सेपरेशन बनाई हुई है ना, ये फिलोसफर्स ने और रिलीजियस लोगों ने, ये भी फेक है। जब ये जब ये जब हम ये बिलीव करते हैं ना कि माइंड अलग और ब्रेन अलग है, तो फिर हम ये समझते हैं कि माइंड जो है ना वो फील कर रहा है कि उसका जेंडर क्या यस, है। ये नहीं, गालिब सर, आपने माइकल फुकॉल्ट का नाम सुना है क्या? नहीं मैंने नहीं सुना। ये नोम चॉम्स्की से इन्होंने बहुत साल पहले गालिबन 1960s में डिबेट की थी। तो नोम चॉम्स्की की जो पोजीशन थी वो एग्जैक्टली आपकी थी। माइकल फुकॉल्ट की पोजीशन ये थी कि जो आपका जो माइंड है वो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ योर सोशल क्या कहना चाहिए, आपकी सोसाइटी का प्रोडक्ट है बेसिकली। इट्स नॉट एन इनहेरेंटली बायोलॉजिकल थिंकिंग। तो ये एक्चुअली एक लेफ्ट की दुनिया में ये एक एक्चुअल डिवाइड है ये। तो मेन जो बात है वो यही है कि हमारी, जिसे ये माइंड कहते हैं, बेसिकली वो भी ब्रेन ही है। ब्रेन सोसाइटी से भी इम्प्रिंट लेता है, मगर हम ये बात जानते हैं कि ब्रेन जो करता है ना, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो मेरी फ्री विल की डिबेट अक्सर लोगों के साथ चली रहती है, लोग ये बात समझते नहीं है कि मैं कहां से आ रहा हूं। आमतौर एज पे बिल्कुल As someone who has Asperger's, I completely agree. मेरा कोई कंट्रोल नहीं है मेरे ब्रेन के ऊपर। सब्सटेंशियल सर भी आ गए हैं, उनसे बात करते हैं, उनके पास ज्यादा इसके बारे में इनपुट होगा। ठीक है, तो सर ज्वाइन करें आप, आपके लिए स्टूडियो में जगह बनाइए। तो ये बातें हैं, इस तरह की ये बातें, ये राइट विंग के पास अब इस तरह के ही कुछ बिखरे हुए पापड़ ही रह गए हैं अब, बस और कुछ नहीं है। और साइंटिफिक चीजें आ रही हैं जो कि इन सारी बातों को खत्म करेंगी। सब्सटेंशियल सर वेलकम, क्या हाल है? जी जी गालिब, कैसे हैं आप? आपने डिस्कशन सुनी है? हाँ जी, मैं सुन रहा था, बिल्कुल सुन रहा था। और बाकी सबको भी सलाम और आदाब। हाजी भाई कैसे हैं? खैर, तो वो शायद अवे हैं और बाकी भी सबको आदाब। देखिए जी, बात ये, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई है डॉक्टर वुल्फ का मैसेज देखकर। ठीक है, हमें पता था कि वो जरा, गालिब ने बताया था कि जरा मुश्किल में है, तो इट्स प्लेजर के आप क्या कहते हैं, हम एक मैसेज देख रहे हैं और सब खैरियत से हैं डॉक्टर वुल्फ। अच्छा, इसमें बात ये है गालिब कि मैंने आपके साथ ये लंबी चौड़ी डिस्कशन हमारी तो होती रहती है। और बाय द वे, एपिसोड 400 जो थी 2 हफ्ते पहले की जो एपिसोड थी, अभी शायद आपने वो वीडियो स्केड्यूल की हो, उसका तराशा, उसका एक्सट्रैक्ट हमने एट लेंथ 25 मिनट इस पर डिस्कशन की थी, और स्पॉल्स्की का सारा पॉइंट। और आई थिंक देयर इज नीड फॉर रेपिटेशन, जिस तरह हम बाकी चीजों को रिपीट करते हैं। देखिए जी, एक तो पहली बात यह है कि इस चीज को जो नजर आ रहा है, बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जो इमर्ज कर रही है पिछले 10-15 सालों में, उससे एक बात ये क्लियर हो रही है कि जो टेक्स्ट बुकिश एक अंडरस्टैंडिंग है, और बहुत सारे आपने देखा होगा कि जब कभी कोई मेडिकल डॉक्टर भी कोई टेस्टिमनी देने के लिए आता है ऑन ट्रांसजेंडर इश्यूज, तो वो बड़ा हार्डकोर स्टैंस लेता है क्रोमोसोमल कैरियोटाइप की बेसिस के ऊपर कि जी एक्स वाई और एक्स एक्स, जिस तरह आप कह रहे थे। लेकिन जो एक पढ़ाया गया है टेक्स्ट बुकिश अंडरस्टैंडिंग में लोगों को कि सेक्स बायोलॉजिकल है और जेंडर जो है वो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, तो ये बात तो क्या कहते हैं अब गलत साबित हो रही है कि जेंडर जो है वो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, आप जहां से भी देखें कहीं से भी नहीं नजर आता। वो टोटली एक जेंडर, जिसे हम जेंडर बोल रहे हैं, वो एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन है। ठीक है जी, जिस तरह आप अभी कह रहे थे। तो मैं अब अक्सर ये कहता हूँ, आपके साथ मैंने शेयर भी किया था कि while gender is not a sexual construct, but the belief that it is a it's a social construct is actually a social construct. वो तो क्या कहते हैं, जेंडर खुद तो नहीं है सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, लेकिन ये बिलीफ कि वो एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, वो दरअसल एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। तो इस पर गौर करने की जरूरत। अच्छा जी, तो बाकी ये है कि अगेन हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। गालिब ने जो एक्सप्लेन किया बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन हम दोबारा से इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि देखिए मल्टीपल लेवल्स हैं
जिनके अंदर आप एनालिसिस कर सकते हैं और आपने अपने आप को ये देखना है कि मैंने उस लेवल पर, उस बकेट में अपने आप को लिमिट करना है कि नहीं करना। और हर चीज़ में, हर लेवल के ऊपर आपको नज़र आएगा, वेरिएशन नज़र आती है। अगर आप पुराने ज़माने की टेक्स्ट बुक बायोलॉजी को फ़ॉलो करने वाले हैं, तो आप कहते हैं कि जी XX फीमेल है और XY मेल है और ये एंड ऑफ स्टोरी हो जाती है। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि हमें पता है कि ऑल पॉसिबल जो वेरिएशंस जो हैं वो पॉसिबल हैं। कभी XXY होता है, कभी XYX भी होता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि उसमें तो वेरिएशंस मौजूद हैं और वो क्रोमोसोमल वेरिएशंस को टेक्स्ट बुक्स जो है वो एक्नॉलेज करती हैं। ठीक है जी। और उससे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ऐसे हो सकते हैं कि आपके एम्बिगुअस जेनिटेलिया हो सकते हैं या अंडर डेवलप्ड जेनिटेलिया हो सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी। अब इन चीजों की जो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपके इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस जो कि एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन से आप देख सकते हैं, वो तो आपके जेनिटेलिया की शेप और यानी कि मॉर्फोलॉजी है। उसमें आपको क्या ऐसी वेरिएशन नजर आती है कि क्या क्रोमोसोमली वो प्योर XY या XX हो, मगर फिर भी उसके जेनिटेलिया एम्बिगुअस हो या उनमें वेरिएशन हो? तो बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है जी। फिर आप उसमें नीचे घुसते हैं और क्या कहते हैं, लेयर को कुरेदते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं, जो हार्मोनल प्रोफाइल है, जो एंडोक्राइन प्रोफाइल है, उसके अंदर क्या वेरिएशन आ रही है। उसकी वजह से फिर क्या कहते हैं, एक हार्मोनल लेवल का क्या कहते हैं, आपको फिर सेक्स असाइन करना पड़ता है कि नहीं नहीं हार्मोनली ये क्या कहते हैं मेल है या फीमेल है, क्योंकि उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं। फिर आप एक लेवल और नीचे घुसते हैं, तो जो हॉर्मोन्स आमतौर पे बॉडी में जब असर करते हैं, तो वो इस वजह से असर करते हैं कि उनका कोरिस्पॉन्डिंग रिसेप्टर जो होता है वो वर्किंग हालत में होता है। ठीक है। यानी सिर्फ हार्मोन का पैदा हो जाना काफी नहीं है कि आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड भी करेगी। ठीक है जी। यानी आप इसको किसी भी तरह ले सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज की मैं एग्जांपल सेपरेटली दे सकता हूं कि भाई टाइप 2 डायबिटीज में आपकी इंसुलिन जो है वो तो बाय एंड लार्ज प्रोड्यूस हो रही होती है, लेकिन हम कहते हैं कि जी आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए हैं या इंसुलिन इनसेंसिटिव हो गए हैं। ठीक है। वो जो रिसेप्टर है जिस पर जाकर इंसुलिन ने काम करना है, वो रिसेप्टर ही नहीं है, तो फिर इसकी वजह से वो इंसुलिन आपकी बॉडी में अगर बढ़ेगी भी, तो इट विल नॉट एक्ट, इट विल नॉट डू इट्स जॉब, क्योंकि उसका कोरिस्पॉन्डिंग जो है वो रिसेप्टर नहीं है। तो इसका रॉबर्ट स्पॉल्स्की इसकी बड़ी आसान मिसाल ये भी देता है कि भाई आप जितना मर्जी ऊंचा लाउड स्पीकर क्या कहते हैं पे बोलते रहें, लेकिन दूसरे एंड पर अगर जो लिसनर है उसने अपने इर्द गिर्द क्या कहते हैं अब इंसुलेशन पैड्स लगाए हुए हैं कि उसके कानों से तक बात ही नहीं जा सकती, तो आप जितना मर्जी ऊंचा चीखेंगे कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से बॉडी में सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का बनना, वो जितना मर्जी ज्यादा क्वांटिटी में बनता जाए, अगर उसका कोरिस्पॉन्डिंग रिसेप्टर नहीं है तो वो अपना असर नहीं कर सकेगा। तो आपको कैसी एग्जांपल्स मिलती हैं, वो अगेन स्पॉल्स्की बड़े मजे से इसकी मिसाल देता है कि जी किसी के घर जो है वो बेटी पैदा हुई और वो 12-13 साल तक वो बच्ची जो थी, वो जब उसकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुई, तो लोग जो हैं वो परेशान होते हैं थोड़ा, फिर कुछ साल और इंतजार करते हैं। लेकिन जब बहुत देर गुजर जाती है, 15 साल की उम्र तक नहीं क्या कहते हैं मेंस्ट्रुएशन हो रही, तो फिर डॉक्टर के पास जाके एग्जामिन कराते हैं, तो वो कहते हैं कि जी आप योर किड इज एब्सोल्युटली फाइन, बट द ओनली थिंग इज दिस दैट यू डोंट हैव अ डॉटर, रादर यू हैव अ सन। इस केस में वो एक्सटर्नली बिल्कुल फीमेल उसके जेनिटेलिया है, हर चीज बिल्कुल फीमेल की तरह है। उसमें क्या चीज है, उसको सो कॉल्ड कहते हैं एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, यानी टेस्टोस्टेरोन उसके अंदर फुल बन रहा है और उसके टेस्टिकल्स भी हैं, लेकिन वो डिसेंड नहीं कर पाते और रिसेप्टर भी नहीं होता, तो एक्सटर्नली दैट पर्सन इज फीमेल एंड आइडेंटिफाइड एज अ फीमेल। तो ये तो लेवल हो गया रिसेप्टर लेवल का। अब लोग ये यहाँ आकर उनकी तान टूटती है, तो वो कहते हैं अच्छा यार चलो अभी तक तो बायोलॉजी थी, ठीक है, अभी तक सब कुछ बायोलॉजिकल था। कहाँ से? क्रोमोसोमल टाइप से, उसकी वेरिएशन से, आपकी हार्मोनल टाइप से, एम्बिगुअस जेनिटेलिया से या अंडर डेवलप्ड जेनिटेलिया से, या फिर उसके बाद आपकी रिसेप्टर प्रोफाइल से। तो अब तक तो क्या कहते हैं बायोलॉजी थी।
इसके आगे सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। तो वो कहता है अच्छा चलो फिर हम इसको फर्दर वो क्या कहते हैं डिग डाउन करते हैं। तो जब आप फिर ब्रेन के लेवल पर जाते हैं, तो जिस तरह गालिब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आपको ब्रेन में डिफरेंसेस नजर आते हैं कि जो ट्रांसजेंडर मेल टू फीमेल जो M2F जिन्हें बोलते हैं, जो M2F मेल टू फीमेल जो ट्रांसजेंडर्स हैं, उनमें वो एरियाज जो कि ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक हैं आमतौर पे सिसजेंडर खवातीन की और उनके ज्यादा करीब होते हैं एज कंपेयर टू वो लोग जो अपने आप को मर्द आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कॉर्टिकल थिकनेस, ठीक है जी। जो खवातीन में कॉर्टिकल थिकनेस ज्यादा होती है, मर्दों में कम होती है। और ट्रांसजेंडर मेल टू फीमेल जो आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो उनकी जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स की अगर आप प्रोफाइलिंग करेंगे तो वो ज्यादा फीमेल पर्सपेक्टिव की तरफ जाती है। इसके अलावा भी इतने टेलिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं। कुछ टेस्टिकुलर कैंसर्स और चंद कैंसर्स के केस में ऐसा भी होता है कि आपको जो 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 पीनस है वो क्या कहते हैं उसको एक्सरसाइज करना पड़ता है, काट देना पड़ता है। तो वो जो मर्द हजरात जो हैं जिनके साथ ऐसा वाकया पेश आता है, तो वो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं फैंटम लिम्ब, ठीक है। यानी कि जब आपका फर्ज करें बाजू एम्प्यूटेट भी हो गया, लेकिन दिमाग के अंदर चूंकि एक एरिया है जो कि उसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बाज दफा उस जो बाजू है ही नहीं उसमें पेन होती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फैंटम लिम्ब, बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है। तो उनके अंदर फैंटम पीनस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि जी उनके दिमाग के अंदर बिकॉज दे हैव गॉट दैट मेल जेनिटेलिया, उसके ब्रेन में कोरस्पॉन्डिंग एरिया मौजूद है, तो उनको उसके अंदर वो जो सेंसेशंस और फीलिंग्स महसूस होती रहती हैं ऑल्दो द ऑर्गन हैज बीन एक्सरसाइज्ड। लेकिन अगर ऐसा किसी ट्रांसजेंडर के साथ होता है, उसको नहीं होता फैंटम पीनस की फीलिंग, उसके दिमाग में वो एरिया नहीं है जो मेल टू फीमेल जो आइडेंटिफाई करता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो जेंडर है ना, वो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट हरगिज नहीं है। तमाम पॉइंटर्स आपको यही बता रहे हैं कि इट्स अ बायोलॉजिकल रियलिटी एंड अ बायोलॉजिकल फिनोमिनन। आप यहाँ तक कहते हैं कि जी देखो, गालिब भी अभी कह रहे थे कि जो आपकी क्रोमोसोम्स हैं, क्या आप उनको पर्सन कह सकते हैं? क्या वो एक पर्सन है? उनको आपके क्रोमोसोम को पर्सन के राइट्स मिलने चाहिए। क्या आपका जो जेनिटेलिया है, आपका जो पीनस है, वो क्या कहते हैं पर्सन है? क्या आपके हार्मोन्स जो हैं वो एक पर्सन है, उनको पर्सनहुड ग्रांट दी जानी चाहिए? क्या आपके जो रिसेप्टर्स हैं उनको पर्सनहुड ग्रांट दी जानी चाहिए? या कि बायोलॉजी आपको ये बताती है, साइंस आपको ये बताती है कि जिसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं, जो भी आपका फर्स्ट पर्सन ह्यूमन कंडीशन है, उसकी अगर कोई सीट है, जो उसका मंबा है, जो उसका सेंटर है, जो एपी सेंटर है, वो बहरहाल दिमाग है। तो आपको इसमें दिमाग की बात को प्रेमिस ही देनी है। जो राइट्स किसके हैं? पर्सन के राइट्स है कि जेनेटेलिया के राइट्स हैं? आपकी या हार्मोन्स के राइट्स हैं, यहाँ के क्रोमोसोम के राइट्स है? राइट्स तो पर्सन के होते हैं ना। तो पर्सन इज द ब्रेन, यू आर योर ब्रेन एंड योर ब्रेन इज योर पर्सन एंड योर पर्सनैलिटी। तो राइट्स तो फिर अल्टीमेटली अगर कहीं तान टूटेगी तो वो ब्रेन के हैं, ब्रेन पे जाकर टूटेगी। तो इस एंगल से देखेंगे तो आप, और ब्रेन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो अल्टीमेटली वो एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन है। और बहुत सारी चीजें जिन्हें हम सोशल कॉन्स्ट्रक्ट के तौर पे इमेजिन कर रहे होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ब्रेन की स्टेट्स को इन्फ्लुएंस ही कर रहे होते हैं। वो हमारा एक लेंस है कन्वीनियंस का, कि हमें नहीं पता, हमने ब्रेन को एज अ ब्लैक बॉक्स के तौर पे कंसिडर किया, तो बाहर से हमें लग रहा है कि नहीं नहीं यार ये तो सोशल इंटरेक्शन से कुछ हो गया। भाई अल्टीमेटली तो वो भी कई फिजिकल दिमाग की स्टेट्स ही हैं। लेकिन जहां तक जेंडर का ताल्लुक है, वो अब जो साइंस इमर्ज कर रही है पिछले 15 सालों में, वो आपको क्लियर कट पॉइंटर्स दे रही है कि जेंडर जो है वो एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन है। और इसमें मैं कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। जो कोई ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं अपने आप को वो अगर क्या कहते हैं एजुकेट करें तो अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो अगले 5-10 साल में इस पर चूंकि साइंटिफिक एविडेंस आई चली जा रहा है, तो वो एक्यूमुलेट करेगा। अल्टीमेटली वो आपकी जब मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में ये चीजें शामिल होंगी, तो जो आपके मेडिकल डॉक्टर आज गवाहियां देने के लिए चले जाते हैं कि नहीं नहीं ये सब सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है,
तो वो भी क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली जब पढ़ेंगे, हमसे ज्यादा ज़हीन है, उन्हें बात की समझ आएगी, तो ये ओपिनियन 5-10 साल के अंदर अंदर इवॉल्व कर जाएगा। सर ये डॉक्टर वुल्फ का एक सुपर चैट आया है, इसको भी एड्रेस कर दें। मैं इसको जवाब तो दे ही चुका हूँ कि जी जिसको हम सोशल इंटरेक्शन कह रहे हैं अल्टीमेटली तो वो बायोलॉजिकल इंटरेक्शन ही है। जब आप दो पर्सन्स भी इंटरेक्ट करते हैं सोशली तो उनके दिमाग की स्टेट हमें नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन है तो वो दिमाग का इंटरेक्शन। तो डॉक्टर वुल्फ ने जो सुपर चैट पर भेजी है उसे हम पढ़ देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट सब्सटेंशियल निगरा सर, आई रियली अप्रिशिएट योर काइंड वर्ड्स। सेकंडली, माइंड बॉडी डुअलिटी इज फॉल्स, आई गेट दैट, बट सर बाय जेंडर आई मीन जेंडर एक्सप्रेशन, इट इज बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट हैज अ सोशल कंपोनेंट। शायद ये नो नहीं टू लिखना चाह रहे थे यहाँ पे। हाँ नहीं, चलें नहीं, आप वो सवाल कर रहे हैं नो, क्या ऐसा नहीं है? हाँ ऐसे वो सवाल कर रहे हैं। तो डॉक्टर वुल्फ मैं एक बड़ा छोटा सा तालिब इल्म हूँ इन सब्जेक्ट्स का, आप एक्सपर्ट हैं तो मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जो बात मुझे समझ में आ रही है और जो सिंथेसिस डेवलप हो रहा है वो ऐसा ही है कि ये जो जेंडर का जो एक्सप्रेशन करने का, जो जेंडर को एक्सप्रेस करना है, दैट उसके स्ट्रॉन्ग जो कंपोनेंट्स हैं वो दिमाग के स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट साइजेस और उनकी कनेक्टिविटी वो देखी जा चुकी है। सो मच सो आपको हम कभी बल्कि गालिब आपके साथ जो हमने फोल्डर जो कॉमन है उसमें एक पेपर है जो कि ये भी बताता है, ले आए वो एक, अगर आप वो खोल सकते हैं, वो जो मेथिलेशन स्टेटस है यानी एपिजेनेटिक वेरिएशन जो है ट्रांसजेंडर और सिसजेंडर के दरमियान, जो कि और वो इतनी केयरफुली डन स्टडी है क्योंकि कोई भी उसको पढ़ेगा तो पहला आपके जहन में ये चीज होगी कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने कोई हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले ली थी, हार्मोनल ट्रीटमेंट पे थे, उसके रिस्पांस में ये चेंजेस आई हैं जो ये सर कौन सा पेपर है ये ब्रेन डिफरेंसेस वाला है या एपिजेनेटिक्स ऑफ होमोसेक्सुअलिटी है? नहीं नहीं, एक एपिजेनेटिक्स ऑफ ट्रांसजेंडर वाला पेपर भी होना चाहिए। एपिजेनेटिक्स ऑफ मैं भी देख सकता हूँ लेकिन जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस एपिजेनेटिक बेसिस, ये वाला हाँ, खोलो। ये वाला ठीक है, ये खोल लेते हैं। तो ये इतनी केयरफुली डन स्टडी है कि ये जो एपिजेनेटिक डिफरेंसेस जो नोट किए गए हैं वो बिफोर द बिगिनिंग ऑफ एनी हार्मोनल इंटरवेंशन है। जो लोग आइडेंटिफाई करते हैं एज ट्रांसजेंडर उनके अंदर सिग्निफिकेंट मैथिलेशन की वेरिएशन है, मैथिलेशन स्टेटस की वेरिएशन है। इसमें कुछ जगह देखें अगले सफे पे कुछ चीजें हाईलाइट की हुई हैं, आई थिंक सो की हुई थी। इसमें हाईलाइट नहीं की हुई। इन एनी केस आपके पास हाईलाइटेड पड़ा हुआ है तो हाँ, लेकिन इन एनी केस आप इसको ये जरा दिखाएं, जरा ये जो ग्राफ जो है। हाँ जी, तो इसमें जो आपकी जो ट्रांस है वो उनकी, ये जाहिर बात है कि उन्होंने बहुत सारे मेथिलेशन के जो स्टेटसेस हैं उनको मॉनिटर किया। फिर एक टेक्निक होती है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, वो एक टेक्निकल चीज है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की। ये जाहिर बात है कि जब किसी चीज को प्लॉट करना है तो मैं 3D से ऊपर तो दिखा नहीं सकता ना, अगर मैंने 10 चीजें हैं तो मैं 10 डायमेंशनल प्लॉट तो नहीं दिखा सकता। तो वो एक टेक्निक होती है कि आप उसके 2 डायमेंशंस को सिलेक्ट करते हैं और उसमें उसको फिर प्लॉट करते हैं। तो जिस तरीके से उसने ये जो 3 एक्सिस टॉप 3 एक्सिस उसने चुने उसमें से, और आप ये देखें कि जो ट्रांस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ क्या कहते हैं जगह पर, जो आपको ये जो रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं वो ट्रांस लोगों की कॉन्सेंट्रेशंस हैं, ठीक है, और जो आपकी ब्लू है वो सिस की है। हाँ, लेकिन आप इसका एब्स्ट्रैक्ट भी जरा पढ़ते हैं और वो पेपर का टाइटल भी दिखा दें, अगर किसी कोई क्यूरियस हो तो जाके देखना है तो वो अपने तौर पे देख सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट इसका हम पढ़ देते हैं यहाँ पे। एपिजेनेटिक्स इज इम्प्लिकेटेड इन द बेसिस ऑफ जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस। जी जी जी, एक तो पहली बात ये है कि टेक्निकली साइंटिफिक लिटरेचर में जिस चीज को जेंडर डिस्फोरिया कहा जाता है, कॉमन लैंग्वेज में उसको साइंटिफिक लिटरेचर में जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस बोला जाता है। तो वो बता रहे हैं एपिजेनेटिक्स इज इम्प्लिकेटेड इन द बेसिस ऑफ जेंडर
कॉन्ग्रुएंस क्या मतलब ये है, और जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब ये है कि आप आइडेंटिफाई करें उस जेंडर से विच इज डिफरेंट फ्रॉम द जेंडर जो आपको बर्थ पे असाइन किया गया था, ईदर थ्रू the visual inspection of your genitalia or on chromosomal karyotype, उसकी बेसिस पर ये किया गया था। तो इन्होंने बहुत सारे जो मैथिलेशन स्टेटस में बोली चली जा रहा हूँ, लेकिन हम कई दफा कवर कर चुके हैं ये क्या चीज होती है। जो आपकी जो जीन्स हैं, सिर्फ जीन्स का होना काफी नहीं है। जीन्स जो हैं वो आपकी ये डिटरमिन नहीं करती कि अल्टीमेटली उन जीन्स ने एक्सप्रेस करना है या नहीं करना है। हम अक्सर आपको बताते हैं कि आप अपनी बॉडी के किसी भी सेल को सैंपल करेंगे, चाहे वो लिवर का सेल है, चाहे वो किडनी का सेल है, चाहे वो दिमाग का सेल है, कोई न्यूरॉन है, उसके न्यूक्लियस में से डीएनए एक्सट्रैक्ट करके डीएनए देखेंगे, उसका जीन्स देखेंगे, तो वो सारों की आइडेंटिकल होंगी। आप ही की जीन्स है वो, तो वो डीएनए आपका आइडेंटिकल होगा। न्यूरॉन के अंदर भी आइडेंटिकल होगा, किडनी के अंदर भी आइडेंटिकल होगा, जेनिटेलिया के अंदर भी आइडेंटिकल होगा डीएनए। येट ये जो सेल्स हैं, लिवर सेल्स आर फंडामेंटली डिफरेंट एज कंपेयर टू योर ब्रेन सेल्स जो न्यूरॉन्स हैं, एंड किडनी सेल्स, तो वो बड़ी डिफरेंट। तो ये जो सेल डिफरेंशिएशन होती है, इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंट सेल्स जब डिफरेंट सेल्स के बनते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कौन सी जीन्स एक्सप्रेस हो रही हैं। लिवर सेल्स में वो जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो रही जो कि दिमाग के सेल्स में एक्सप्रेस हो रही हैं। ये जो कंट्रोल है जीन्स के एक्सप्रेशन का थ्रू अदर फैक्टर्स, उस स्टडी को एपिजेनेटिक्स कहते हैं। हम कई दफा बता चुके हैं। वन ऑफ द फैक्टर्स, एपिजेनेटिक्स के कई मैकेनिज्म्स हैं। एक फैक्टर ये है कि आपकी जो डीएनए के अंदर, आपको सारों को मेरे ख्याल से अब तक पता है कि 4 बेसिस होती हैं, ATCG होती हैं, जो साइटोसिन और ग्वानिन जो C और G इकट्ठी होती हैं उनको कहते हैं CPG आइलैंड्स। तो उसमें जो C होती है साइटोसाइन, उसके साथ अगर एक मेथाइल ग्रुप लगा हो, अगर आपने इंटर किया हुआ है तो आपको याद होगा कि वो मेथाइल ग्रुप CH3 होता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर वो उसके रिंग में एक जगह CH3 लगा हो तो वो उस जीन को स्विच ऑफ कर देता है आसान लफ्जों में, और अगर ना लगा हो तो वो उस जीन के एक्सप्रेशन को जाने देता है, स्विच ऑन रहती है। तो बेसिकली असल चीज आपकी जीन का एक्सप्रेशन है। खाली जीन का होना जरूरी नहीं है, क्या उसके कोरिस्पॉन्डिंग उस किसी प्रोटीन ने सिंथेसाइज होना है, जो जीन का फंक्शन है वो पूरा होना है या नहीं होना है, वो आपकी एपिजेनेटिक्स जो है, एपिजेनेटिक फैक्टर डिटरमिन करते हैं। उन्होंने जो आपके सिस लोग जो कि उसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं जैसे वो पैदा हुए थे, और ट्रांस लोग और जो कि जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस रखते हैं कि वो अपने बायोलॉजिकली सो कॉल्ड बायोलॉजिकली असाइंड जेंडर से डिफर करते हैं, उनमें इन मुख्तलिफ जगहों पर जो एपिजेनेटिक चेंजेस हैं वो क्या कहते हैं ऑब्जर्व हुई हैं। और ये कब हुई हैं? बिफोर दे वर एक्सपोज टू एनी हार्मोनल ट्रीटमेंट। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी इस दुनिया जिंदगी में आकर उन्होंने कुछ क्या कहते हैं ट्रीटमेंट लिया जिसके रिस्पॉन्स में उनके अंदर ये तब्दीलियां आ गई, नहीं, ये उससे पहले थी उनमें। तो बहरहाल इसको इस तरह की स्टडीज के तनाजुर में सोशल कंपोनेंट अगर कोई इसका है तो वक्त के साथ साथ हो ये रहा है कि वो सोशल कंपोनेंट इसको देखने का वो श्रिंक करता जा रहा है और बायोलॉजिकल कंपोनेंट बाय एंड लार्ज डोमिनेट कर रहा है। तो ये मेरी कुछ हैं 2 सेंट्स, लेकिन ऑफ कोर्स क्या कहते हैं हम बड़े सादा से तालिब इल्म है और एक्सपर्ट्स जो आएंगे वो आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। चलें सर, फिर आगे हम चलते हैं। और पैगसस, बहुत शुक्रिया आपका। Yes. फिर हम आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू। चलें, ठीक है, थैंक यू। ओके, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।